तो कॉस्ट शीट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा? प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट में डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट शीट थियोरेटिकल चीज़ हो जाएगा, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट शीट जो प्राइम कॉस्ट वगैरह हम लोग लिखे थे वो चीज़। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले कॉस्ट शीट का हम लोग करने वाले सिंपल प्रॉब्लम्स। कॉस्ट एस्टिमेशन हम लोग के सिलेबस के पार्ट ही नहीं है, तो सिंपल प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो पहला वाला सम हम लोग शुरू करने वाले, ठीक है। तो ये होगा फॉर्मेट, हम लोग को लिखना होगा कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सर कौन सा दिन में बनाना होगा, कैसे समझ में आएगा? क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, सबके पास मोबाइल है एंड मोबाइल में क्वेश्चन खुला हुआ है, तो वहाँ पे देखो लिखा हुआ है 31 मार्च 2016। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी सारा चीज़। क्वेश्चन अच्छे से पहले देखोगे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्टॉक ऑफ मटेरियल्स बोल रहे हैं। 2015 1415 मतलब ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, और ये 31 मार्च 2016 मतलब ये कौन सा स्टॉक हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो काम चल रहा है अभी तक, वो अभी भी फिनिश गुड्स नहीं हुआ, मतलब रेडी नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये बोले शिवम में दुकान है, शिवम के दुकान में, ठीक है, जो गोल्ड का जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उससे वो क्या बना रहे? गोल्ड का पूरा ज्वेलरी वगैरह बना रहे। तो वो जो रॉ मटेरियल्स है जिससे बना रहे, तो वो गोल्ड पार्टिकल छोटा छोटा छोटा, उसके बाद वो काम चल रहा है, जो कारीगर है वो बना रहे हैं अभी, एंड बना के जब रेडी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स। तीनों का डिफरेंस समझ में आया? तो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्लास्टिक, इंक, ठीक है, नीब, ये सब क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल्स। उसके बाद वो जब बना रहा है मशीन में, वो चीज़ जब बन रहा है वो क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। एंड जब बन के पेन रेडी हो गया वो क्या हो गया? फिनिश गुड्स। तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो डन। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। 1,80,000 रुपए दिया है फॉर 4,000 यूनिट्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, एंड इसका यूनिट कितना दिया हुआ है? 5,000 यूनिट्स। तो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कितना होगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, वैल्यू वो नहीं दिया हुआ है। और इसके नीचे बहुत सारा चीज़ सामान दिया हुआ है। ऑलरेडी हम लोग फॉर्मेट बना चुके थे, क्या फॉर्मेट? कि कैसे करके कॉस्ट शीट बनने वाले, आज वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे परचेज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, फिर डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फिर चार्जेबल एक्सपेंस दिया हुआ है, फिर मशीन आवर दिया हुआ है, फिर मशीन आवर रेट दिया हुआ है, ऑफिस ओवर रेट दिया हुआ है, सेलिंग दिया हुआ है, एंड सेल दिया हुआ है 24,000 यूनिट्स 70 रुपये करके। बोल रहा है कॉस्ट शीट बनाओ अंडर फीफो मेथड। अब फीफो मेथड हम लोग क्या करने वाले? फीफो मेथड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वो बाद में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। पहले स्टेप वाइज हम लोग आते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये सुनो। रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सिंपल फॉर्मूला, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मिल जाएगा मेरे को? रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद आ गया? ये तो फॉर्मेट था पूरा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर बेसिक फॉर्मूला देखोगे, यही तो फॉर्मूला लिख पाए थे पूरा। तो क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पे हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? बताओ जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है? 1 लाख। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 4 लाख। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1,25,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। इतना तक पहले करोगे जल्दी से। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग निकाल लिए, इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं बताओ? रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ हम लोग दो चीज़ ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एकदम वेजेस, जो लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, मतलब जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन जो मशीन चला रहे हैं, उसको उसको जो वेजेस मिलते हैं वो डायरेक्ट वेजेस है। फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, फैक्ट्री में फैक्ट्री गार्ड भी होता है, उनको भी वेजेस मिलता है।
ठीक है, जो मशीन को चला रहे एक्चुअली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, उसको जो वेजेस देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या फिर प्रोडक्टिव लेबर। तो उसके दुकान में जो आदमी वो बना रहे सोने का जो चीज़, कारीगर, ठीक है, उस वो जो बना रहे, ठीक है, ज्वेलरी बना रहे, वो एक्चुअली उनको जो वेजेस दिया जा रहा है वो हो गया तुम्हारा डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और एक हेल्पर रखा हुआ है, वो पानी वगैरह दे रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका जो वेजेस होगा वो कौन सा वेजेस हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्टली रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वाला वेजेस होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा या फिर प्रोडक्टिव लेबर हो जाएगा। ओके, एंड इसके साथ हम लोग ऐड क्या करने वाले, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने वाले, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने वाले या फिर चार्जेबल एक्सपेंस ऐड करने वाले। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर चार्जेबल एक्सपेंस ऐड करने वाले। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को डायरेक्ट वेजेस हम लोग को ऐड करना होगा। ठीक है, डायरेक्ट लेबर में हम लोग को क्या ऐड करना होगा, डायरेक्ट वेजेस ऐड करना होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब डायरेक्ट वेजेस वगैरह आएगा। ओके, तो डायरेक्ट लेबर में हम लोग खाली क्या याद रखेंगे, डायरेक्ट वेजेस आने वाले, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू इंगेज टू इन प्रोडक्शन, उसको जो देते हैं वो डायरेक्ट वेजेस। क्लियर। इसके बाद चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है तुम्हारा लाइसेंसिंग फीस, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ पेटेंट, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड नो हाउ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है तुम्हारा, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन है। ठीक है, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन मतलब क्या हो जाता है, मैं जो सामान बना रहा हूँ, ठीक है, सपोज रेनॉल्ड्स का पेन कौन बना सकता है, रेनॉल्ड्स कंपनी बना सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ आपके नाम से मैं पेन बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं सेल करने वाला हूँ, तो रेनॉल्ड्स का बनाने देगा मेरे को, नहीं। ठीक है, उसका नाम यूज़ कर रहा है ना, तो वो क्या बोलेगा, मेरे नाम यूज़ करो बट मेरे को रॉयल्टी देना पड़ेगा। एक एक पेन बनाओगे तो एक एक पेन का 5 रुपये करके रॉयल्टी मेरे को चाहिए। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हम लोग उस उनको रॉयल्टी दे रहे पर पेन के हिसाब से, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके हिसाब से। क्लियर। तो इसीलिए वो क्या हो गया तुम्हारा चार्जेबल एक्सपेंसेस या फिर तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। डायरेक्ट मतलब क्या हो जाता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, डायरेक्ट बोलते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। जो लेबर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है उसको हम लोग डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। क्लियर। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी क्या क्या है मेरे पास। यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस भी है, ओके, एंड चार्जेबल एक्सपेंस भी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट के साथ, प्राइम कॉस्ट के साथ ये सॉरी रॉ मटेरियल के साथ ये दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ हम लोग ये दोनों ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। तो कभी अगर क्वेश्चन में इतना इन्फॉर्मेशन देके पूछते हैं कि प्राइम कॉस्ट बताओ, बता पाओगे, कैसे करोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद जो आएगा उसके साथ ये दोनों प्लस करोगे तो प्राइम कॉस्ट आंसर आ जाएगा। अब तीनों तुम्हारा आंसर दिए, चारों आंसर तुम्हारा दिया हुआ है। बोल रहे 7,50,000 होगा या 2 लाख होगा या 5 लाख होगा या 8 लाख होगा, तुम क्या करोगे, 7,50,000 में टिक दे के आ जाओगे, मतलब गोला करके आ जाओगे। क्लियर। तो ये पूरा सम बनाना होगा नहीं, ये क्यों बना रहे अभी, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में उस चीज़ को डालने के लिए, फॉर्मेट डालने के लिए। एक बार फॉर्मेट अगर दिमाग में चला गया, ये सब ऐसे नहीं करने वाले हम लोग। तब क्या करने वाले, सपोज प्राइम कॉस्ट निकालने बोल रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लाख होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखो दिमाग में चलेगा 4 लाख, उसके बाद हम लोग प्लस करते हैं, उसके बाद 1,25,000 हम लोग करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाते हैं, उसके साथ दोनों चीज़ हम लोग ऐड करने वाले, जो आएगा वो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। ऐसे करने वाले। अब ये वाला चीज़ करोगे तभी जाके वो चीज़ होने वाला है। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे 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 करवाऊंगा कुछ दिमाग में नहीं आएगा। दूसरे सब में दूसरा चीज़ आ जाएगा, तीसरे सब में तीसरा चीज़ आ जाएगा, कितना याद रखोगे। तो ये वाला चीज़ एक बार फॉर्मेट, एक बार दोनों चीज़ अच्छे से कर लोगे फॉर्मेट तो आराम से वो हो जाएगा। ओके, तो अभी फॉर्मेट में क्या क्या हम लोग को समझ में आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिए। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेज और रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल आ जाएगा तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो डायरेक्ट चीज आता है, कौन सा डायरेक्ट चीज आता है, एक डायरेक्ट लेबर एंड दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस एंड चार्जेबल एक्सपेंस को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा जल्दी से। ओके, प्राइम कॉस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करते हैं फैक्ट्री का खर्चा। किसका खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा।
अब फैक्ट्री का खर्चा कौन सा है, देखो यहाँ पे, ये देखो फैक्ट्री रिलेटेड जो भी खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा को क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड मतलब होता है तुम्हारा इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ था, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, और इनडायरेक्ट वाला खर्चा कहाँ पे हो जाएगा, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। जैसे फैक्ट्री का लाइटिंग, पावर, फैक्ट्री का रेंट, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रीशन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर इंश्योरेंस और फैक्ट्री बिल्डिंग, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा। देख के नाम देख के समझ में आ जाएगा। ओके, ना ना ना, देख, जस्ट कंसेप्चुअल देखो कि प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे लगता है, फैक्ट्री में होता है ना, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री एसेट का डिप्रेशन, रिपेयर हो रहा है फैक्ट्री, ये गैस एंड वाटर कहाँ पे लगने वाले, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के टाइम में लगने वाले। तो इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट वेजेस, सब कुछ, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ये इनडायरेक्ट वेजेस, सब कुछ कहाँ पे जाने वाला तुम्हारा, फैक्ट्री में जाने वाले। मतलब ये सारा कुछ भी आइटम रहेगा वो कौन सा एक्सपेंस हो गया तुम्हारा, फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये कोई भी एक्सपेंस अगर नाम रहेगा वो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा, फैक्ट्री एक्सपेंस या फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड क्या देख रहे हैं, देखो एक बार, हम लोग को यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या मिल रहा है, मशीन कहाँ पे रहता है बताओ, मशीन फैक्ट्री में, और मशीन कितना घंटा चला, मशीन 5,000 घंटा, और एक एक घंटे में कितना रुपए लगता है, तो कितना टोटल खर्चा हुआ, 5,000 इंटू 40, ठीक है। तो 2 लाख का खर्चा हो गया। तो प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो होने वाले मशीन आवर इंटू मशीन आवर रेट, 2 लाख मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। 50,000, 5,000 इंटू 40 करके 2 लाख आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ये हो गया तुम्हारा कौन सा खर्चा, फैक्ट्री का ओवरहेड का खर्चा। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी काम चल रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसे हम लोग प्लस किए थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस किए थे, वैसे ही होने वाले ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस। तो हम लोग क्या करने वाले, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस कर दिए एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर दिए। तो जो वैल्यू आने वाले उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, एक्सपेंस, वर्क कॉस्ट बोलेंगे। तो थर्ड स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप क्या निकाले, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद दो एक्सपेंसेस को हम लोग प्लस किए, एक है डायरेक्ट वेजेस और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर चार्जेबल एक्सपेंस, प्लस करके प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का जो भी खर्चा है उसको ऐड कर दिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को माइनस कर दिए, जो आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट बोलेंगे। तो कितना स्टेप हो गया टोटल, 3 स्टेप हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद प्राइम कॉस्ट, उसके बाद वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कैसे आएगा, प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री का खर्चा और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस करके जो आने वाला वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट। MCQ में क्या पूछ सकते हैं, वर्क कॉस्ट इक्वल्स टू फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वर्क कॉस्ट इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। थर्ड में प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। फोर्थ में प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। इसमें से कौन सा सही होगा, लास्ट वाला। क्यों, प्राइम कॉस्ट, ओपनिंग फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक WIP, क्लोजिंग स्टॉक WIP सब कुछ करके क्या आता है, वर्क कॉस्ट आता है। अब ये चीज़ अगर फॉर्मूला याद करवाते दिक्कत होता है, बट ऐसे जल्दी जल्दी याद हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, वर्क कॉस्ट का वैल्यू निकाल लेंगे। जल्दी से करो, वर्क कॉस्ट हो गया। इसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जल्दी से स्टेप बता दो, रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकेंड स्टेप प्राइम कॉस्ट, थर्ड स्टेप वर्क कॉस्ट, फोर्थ स्टेप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, फैक्ट्री के बाद क्या आता है, आदमी कहाँ पे जाते हैं, ऑफिस में, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस ओवरहेड मतलब ऑफिस का एक्सपेंसेस जो भी होगा वो आ जाएगा ऑफिस ओवरहेड में। फिर एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेरी गुड। उसके बाद दो एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का खर्चा, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP,
वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड बोल रहे हैं क्या, 7 पर यूनिट। कौन सा यूनिट, किसके ऊपर करेंगे यूनिट, कौन सा यूनिट के ऊपर करेंगे, जो प्रोडक्शन हुआ है उसके ऊपर करेंगे। ऑफिस ओवरहेड बोला है किसके ऊपर, 7 पर यूनिट। जितना प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या निकाल रहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स उसके ऊपर करने वाले। क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन दिया ही नहीं है। 5000 क्या है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग वाला। 4000 क्या है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और यहाँ पे सेल वाला यूनिट दिया हुआ है, प्रोडक्शन के यूनिट कहाँ पे दिया हुआ है ना, तो नहीं दिया हुआ है। तो हमको नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। इसका भी फॉर्मूला है, एंड ये फॉर्मूला भी तुम्हारा बुक में सम्स के टाइप पे आता है। ये प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कितना होगा, तो ये सम्स अगर तुम 2-3 कर लोगे ना, तब जाकर तुम्हारा वो सब सम्स इजीली हो जाते हैं। अगर कोई एमसीक्यू करने जाएगा, खाली एमसीक्यू, फंस जाएगा। बट कोई अगर सम्स पूरा करके फिर एमसीक्यू में आता है, पूरा दिमाग में जाएगा, अच्छा क्या हो रहा है पूरा चीज़। ओके, तो अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। इसके लिए क्या करना है, ये पेज पूरा छोड़ के नेक्स्ट पेज में चला जाना और वहाँ पे लिखना होगा कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उस पेज को पूरा छोड़ दो बाबर तो पूरा। अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे होने वाला है, ये वाला उसका फॉर्मूला है। अच्छे से देखोगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टू सेल्स। क्लियर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और सबका यूनिट, जिस जिसका यूनिट है वो लिए हम लोग। एक बार देखो तो, जो जिस जिसका यूनिट है, कहाँ पे यूनिट यूनिट है, यूनिट दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। निकालने वाले प्रोडक्शन तो प्लस प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट भी गिवन है, और यहाँ पे देखो सेल का भी यूनिट गिवन है, मतलब जिसका यूनिट है वही हम लोग ले रहे हैं। क्लियर फॉर्मूला में, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टू सेल्स। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 4000, प्रोडक्शन पता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है 5000, एंड सेलिंग क्या कितना है 24000। तो यहाँ पे 24000 बैठा देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बैलेंसिंग करके मिल जाएगा एकदम। तो -5000 यहाँ पे +5000 हो जाएगा, और ये 4000 प्लस है, इसको माइनस कर दो एकदम, तो 25000 आ जाएगा एकदम। तो अब बहुत सारे स्कूल में या फिर बहुत जन क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्शन इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस ये ऐसे ऐसे करके फॉर्मूला बनाते हैं। फिर सेल के लिए नहीं, एक ही फॉर्मूला होगा, उसमें तुम जो चाहिए वो बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लो। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन हो जाएगा तुम्हारा 25000 यूनिट्स, निकल गया 25000 यूनिट्स, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया खत्म ऑफिस ओवरहेड। तो प्रोडक्शन निकल गया। अब प्रोडक्शन निकल गया भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड हम लोग करने वाले हैं। तो ऑफिस ओवरहेड में क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना निकाले, 25000 इंटू रेट कर देंगे, बैठा देंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, 10,75,000। कितना आ जाएगा, 10,75,000। जितना मार्क किए उतना पहले लिखना। और एक बार वर्क कॉस्ट है, उसके साथ हम लोग ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड कैसे आने वाले हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाई रेट, हम लोग मिल जाएगा 1,75,000। अब 1,75,000 जब आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कौन सा स्टेप हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल 4 स्टेप तो ऐसे ही हो गया, एंड याद हो गया एक्चुअली। ठीक है, ऐसे करके करते करते हम लोग याद कर लेंगे सारा सम्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे मेरे को प्रोडक्शन का यूनिट मिल गया, जहां पे मेरे को प्रोडक्शन का यूनिट मिल गया, वहां से मैं पर यूनिट निकालना शुरू कर दूंगा। ऊपर में कहीं पे पर यूनिट नहीं निकाले, देखो यहां पे स्पेशली क्यों निकाले, कैसे याद रखोगे,
जहां पे मेरे को नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन मिल गया वहां से हम लोग क्या करने वाले, पर यूनिट निकालना शुरू कर देंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना था, 25,000। टोटल वैल्यू कितना था, 10,75,000। तो पर यूनिट कैसे आने वाला है, 10,75,000 डिवाइड बाई 25,000 इक्वल्स टू 43। तो 43 कैसे आया, 10,75,000 डिवाइड बाई 25,000। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे आया बताओ, 10,75,000 डिवाइड बाई 25,000 इक्वल्स टू 43। एक बार जस्ट ऐसे सोचो, ये डोम्स का पेन ब्रश पेन कितना है टोटल, कितना लिया था, सपोज 300 रुपये, 300 रुपये सपोज। और वहां पे तुम्हारा 20 पेन था, एक एक पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे, 300 डिवाइड बाई 15 हो गया। अब सोचो, डोम्स का पेन का प्राइस है इतना, और उस पेन में कितना पेन है तुम्हारा उस बॉक्स में, 25,000। तो एक एक पेन का प्राइस कितना हो गया, खत्म। वैल्यू बाई यूनिट इक्वल्स टू रेट। अब फॉर्मूला में मत जाना, फॉर्मूला जस्ट कंसेप्ट समझो। डूम्स का पेन का पूरा सेट का प्राइस कितना था, 300। नंबर ऑफ यूनिट कितना था उसमें, कितना पेन था, 25,000। एक एक पेन का कितना लेने वाले हो, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में टोटल कितना पैसा आया, 10,75,000। और एक एक स्टूडेंट टोटल कितना स्टूडेंट्स है, 25,000। तो एक एक स्टूडेंट कितना कंट्रीब्यूट किया, 43 करके, कैसे भी लगाओ। वैल्यू बाई यूनिट इक्वल्स टू रेट। ये रेट कब से निकालना शुरू करेंगे, जब से नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन मिल जाएगा वहां से शुरू करेंगे, उसके पहले कहीं नहीं करेंगे। जहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हुआ वहां से शुरू कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। और एक बार फॉर्मेट एक बार लिखे देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया मेरे को। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या पता है, जो गुड्स सेल किए उसका कॉस्ट प्राइस। देखो नाम पे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स तुम सेल किए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब समझ में आया। तो हम लोग क्या क्या कर लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद प्राइम कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, उसके बाद प्राइम कॉस्ट हो गया, उसके बाद वर्क कॉस्ट हो गया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद क्या आने वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 5 स्टेप तो ऑलरेडी हो गया, बाकी जस्ट और है 2 स्टेप, खत्म। ठीक है, और एक बार, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, एक मिक्स ही है, वर्क कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने वाले हैं अभी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करोगे। क्या करोगे बताओ जल्दी से फिर से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करोगे, फिनिश गुड्स माइनस करोगे। कौन सा, वैल्यू माइनस करने वाले, यूनिट नहीं, क्या माइनस करने वाले, वैल्यू। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना है, 1,80,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। अच्छे से पहले सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना है, 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू पता नहीं है, वो कैसे निकलेगा, अंडर फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे हुआ, दिमाग मत लगाना, ठीक है। क्या करना, हमेशा एक चीज आता है, हमेशा एक चीज आता है, कौन सा वाला चीज आता है हमेशा, ये जो तुम्हारा रेट है 43 उससे हो जाता है हमेशा, फीफो मेथड अगर होता है। एंड तुम्हारे क्वेश्चन में फीफो मेथड ही देता है, तुम्हारे क्वेश्चन में फीफो मेथड भी देता है खाली। तो क्या याद रखना, 5,000 इंटू 43 कर दोगे। क्लियर। जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकाले रेट, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हमेशा ये होने वाला है। कौन से मेथड में, फीफो मेथड में। और हमेशा तुम्हारा फीफो मेथड ही एग्जाम में देने वाला है, और कोई मेथड देने वाला नहीं है। तो फीफो मेथड में क्या करोगे,
यूनिट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 4000 यूनिट्स दिया हुआ है और यहाँ पे 5000 यूनिट्स दिया हुआ है। 4000 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 1,80,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग कितना लिखने वाले हैं, 4000 यूनिट्स, 1,80,000। ओके, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का 5000 यूनिट्स, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिखोगे 5000 यूनिट एंड क्वेश्चन मार्क में वैल्यू बैठाना है। कैसे वैल्यू बैठाएंगे, जो तुम्हारा 5000 यूनिट्स है उसके साथ यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो मिलेगा वही तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू हो गया। हमेशा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट क्लोजिंग स्टॉक जो है उसके साथ क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट मल्टीप्लाई कर दोगे अंडर फीफो मेथड। क्लियर, अंडर फीफो मेथड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ फिनिश गुड्स में लिख के रखो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में भूल जाओगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एफजी मतलब समझ में आ जाएगा, फिनिश गुड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट multiplied by rate of cost of production, rate of cost of production। हमेशा ये होने वाला है अंडर FIFO मेथड, अंडर FIFO मेथड। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर FIFO मेथड, फॉर्मूला ये होने वाला है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था, 5000, मल्टीप्लाई कितना होगा, 43। हो गया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन हुआ वो पहले आउट होगा। ठीक है, 2,15,000। अभी यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है तो इतना ही रखने वाले। ठीक है, फीफो मेथड जब आएगा तब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी खाली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड ये रेट होने वाला है। ठीक है, 2,15,000 हो गया। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। हर जगह पे यही हो रहा है, हर जगह पे यही हो रहा है। कैसे, ऊपर में रॉ मटेरियल में देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस, वर्क कॉस्ट में देखो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस। यहाँ पे भी सेम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ जल्दी से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा हम लोगों को। तो 25,000 प्लस 4,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, 24,000। 10,75,000 प्लस 1,80,000 माइनस 2,15,000 कितना हो जाएगा, 10,40,000। तो रेट कितना नहीं मिलेगा, 10,40,000 डिवाइड बाई 24,000, 43.33। तो कभी अगर तुमसे पूछा जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रेट कितना होगा, क्या करोगे, 10,40,000 डिवाइड बाई 24,000 इक्वल्स टू 43.33। ओके, चलो जल्दी से करो। हम लोग ऑलरेडी कर लिए थे तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद आने वाले कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आने वाला बताओ जल्दी से, और या फिर टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट, कितना टोटल कॉस्ट लगा उस आइटम को बनाने में। ठीक है, उस आइटम को बनाने में कितना कॉस्ट लगा। फॉर एग्जांपल इस बॉटल को बनाएंगे हम लोग, कितना कॉस्ट लगेगा, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ, इनडायरेक्ट खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा हो गया। उसके साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक WIP कर दिए तो रॉ मटेरियल तुम्हारा वर्क कॉस्ट आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, फैक्ट्री का खर्चा हो गया तो उसके बाद ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इस आइटम को बेचने के लिए कितना सेलिंग एक्सपेंस होने वाला है। सेलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हो जाता है, सेलिंग एक्सपेंस का मतलब होता है उस चीज़ को बेचने के लिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, कमीशन दे रहा है तुम्हारा जो सेलर है, ठीक, उसको कमीशन दे रहा है, सेलिंग एक्सपेंस हो गया। पैकिंग के लिए जो खर्चा हुआ सेलिंग का खर्चा हो गया। मतलब
सेल करने के लिए जो भी खर्चा एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी खर्चा। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये सारा ट्रैवलिंग, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ये सब बाकी देखो आराम से हो जाएगा। एकदम 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 मतलब बेसिक नॉलेज, बेसिक मतलब कंसेप्चुअल नॉलेज। ऑफिस का खर्चा देखो, ऑफिस सैलरी वगैरह, वेजेस अगर होगा, इनडायरेक्ट वेजेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा चीज़ भेज दिए थे, एक वजह से रीड आउट करना है कि क्या क्या होता है, बेसिक याद करने का जरूरत नहीं है। हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा कितना है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 पर यूनिट। अब कंफ्यूजन बच्चे का, सर 25,000 से मल्टीप्लाई करना है या 4,000 से मल्टीप्लाई करना है या 5,000 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 24,000 से मल्टीप्लाई करना है। सेल से सेल मिलाओ, सेल कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना यूनिट सेल किए उतना ही ना सेलिंग एक्सपेंस होने वाला है मेरा। कॉन्सेप्ट तो वही बोलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 24,000 इंटू, बोलो 24,000 इंटू 10 करके हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंटू रेट 2,40,000 हो जाएगा। ওটা 70 টাকা করে ছিল, ওটা তো সেল, ওটা সেল, সেল, সেল डिफरेंट, सेल डिफरेंट, अमाउंट ऑफ सेल डिफरेंट, कॉस्ट निकाल रहे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना है, 10 रुपए करके। ये 10 रुपए किसके ऊपर होने वाले हैं, ये 10 रुपए किसके ऊपर होने वाले हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के ऊपर होने वाला है। ऑफिस ओवरहेड कहाँ किसके ऊपर होने वाले हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर होने वाले हैं। क्लियर, तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के ऊपर हम लोग कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यूनिट कितना है, 24,000 यूनिट्स हो गया, तो रेट कितना होगा, 12,80 डिवाइड बाई 24,000 इक्वल्स टू 53.33। ये हुआ तुम्हारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का और एक नाम क्या है, बोलो जल्दी से, टोटल कॉस्ट। तो हम लोग का ऑलरेडी 6 स्टेप तो हो ही गया, ऐसे याद करते का तो हो गया 6 स्टेप। अब यहाँ पे टोटल सेल्स कितना है देखो, सेल कितना हुआ 24,000 यूनिट 70 रुपए करके। ओके, तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू 70। ओके, तो मेरा सेल प्राइस है 16,80 एंड कॉस्ट प्राइस है 12,80, तो प्रॉफिट कितना होने वाला है, बैलेंसिंग फिगर। सेल प्राइस है 16,80, कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा 12,80, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होने वाला है, प्रॉफिट। यस और नो, तो प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख, मेरा सम खत्म। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा 4 लाख, मेरा सम खत्म। ओके, तो 16,80 और 12,80 तुम्हारा कॉस्ट हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 लाख। ओके, सेल 16,80, मेरा बनाने में खर्चा हुआ 12,80,000, तो 4 लाख का प्रॉफिट ऐड करके मैं बेच रहा हूँ। बस टोटल सेल्स तब प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। अब फॉर्मेट देखो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल थाला फॉर अ रीजन 7। ये हो गया, तो टोटल सेल्स निकल गया। तो एक बार फिर से फॉर्मेट जल्दी से, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, बोलते जाओ जल्दी से, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल इक्वल्स टू, फिर दो चीज आता है ऐड करते हैं, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट ना, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों ही डायरेक्ट है, चार्जेबल एक्सपेंस दोनों ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट का खर्चा फैक्ट्री में चला जाता है, तो उसके बाद फैक्ट्री का खर्चा हो जाएगा क्या, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड का ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश यूज, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। उसके बाद टोटल सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो फॉर्मेट समझ में आ गया, जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, तो टोटल सेल्स तक हो गया। अब होमवर्क है तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है, मैं भेज दूंगा।
ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना है, उसका सोल्यूशन भी भेजा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क करना है। मुखस्त হয়ে যাবে ফরম্যাটটা তোর, সেম জিনিস। হুম, ठीक है। तो ये होमवर्क करना है 2002, ठीक है। ये जो सम्स कर रहे हो ना, ये बीकॉम का सम है, ঠিক আছে। এই সামটা করবি জাস্ট ফিফো মেথড, আর কিচ্ছু না, যা লেখা আছে লেখা থাকবে, ঠিক আছে। জাস্ট ফিফো মেথডে করে নিয়ে চলে আসবি, ओके। जस्ट फीफो मेथड करके लेके आ जाना, हाँ, और कुछ नहीं करना है। तो टोटल होमवर्क है तुम्हारा 3 क्वेश्चन, जिसका एक सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, ओके।